अप्रैल 2005 की एक सुबह ब्रिटिश इंजीनियर डेविड क्लार्क अपने घर की लकड़ी की फर्श उखाड़ रहे थे। ये कोई घर सुधारने का काम नहीं था, बल्कि वे कुछ खोज रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि 1965 की इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की पुरानी पत्रिका का एक खास अंक, वॉल्यूम 28 नंबर 8, अब बहुत कीमती हो गया है। लगभग 10,000, लगभग 8 लाख रुपए में बिक सकता है। डेविड को लगा कि शायद यह पत्रिका उनके घर में कहीं रखी हो, इसलिए वे खोजबीन करने लगे। आखिरकार उन्हें वह पत्रिका मिल गई, एकदम नई हालत में। उन्होंने उसे इंटेल कंपनी को दे दिया और $10,000 का इनाम पा लिया। अब सवाल उठा, इस पत्रिका में ऐसा क्या था जो इंटेल जैसी कंपनी के लिए इतना महत्वपूर्ण था? दरअसल उस पत्रिका में इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर का एक लेख छपा था। उन्होंने उसमें लिखा था कि हर 2 साल में कंप्यूटर चिप पर मौजूद हिस्सों, जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है, की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। इस बात का मतलब था कि हर 2 साल में कंप्यूटर की शक्ति, स्पीड और कैपेसिटी भी लगभग 2 गुनी हो जाएगी। यही बात बाद में मूर का नियम, मूर्स लॉ कहलाई। मूर की यह बात सच साबित हुई। 1965 में जहां एक चिप में 100 ट्रांजिस्टर होते थे, 2005 तक उसी में 1 अरब 1 बिलियन ट्रांजिस्टर फिट होने लगे। कंप्यूटरों का आकार लगातार छोटा होता गया। जो पहले पूरे कमरे में आते थे, वही आज आपकी जेब में मोबाइल फोन के रूप में मौजूद है। यहां तक कि 1959 में जब इंसान पहली बार चांद पर गया था, उस अंतरिक्ष यान में जो कंप्यूटर था, वह आज के टोस्टर से भी कम शक्तिशाली था। वक्त के साथ कंप्यूटर की रफ्तार तो बढ़ती गई, पर वैज्ञानिक सोचने लगे, क्या यह हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि अब ट्रांजिस्टरों का आकार बहुत छोटा हो गया था, इतना छोटा कि वे परमाणुओं, एटम्स के बराबर होने लगे। 2012 में इंटेल ने आईवी ब्रिज नाम का चिप बनाया, जिसके ट्रांजिस्टरों का आकार सिर्फ 22 नैनोमीटर था। 1 नैनोमीटर = 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा, यानी अब इलेक्ट्रॉनिक्स मॉलिक्यूल के स्तर तक पहुंच चुका था। इतने छोटे ट्रांजिस्टर बनाने से एक नई दिक्कत आई, गर्मी, हीट और ऊर्जा की बर्बादी। एक चिप में करोड़ों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। अगर सभी एक साथ काम करने लगे तो चिप बहुत गर्म हो जाती है। इसलिए इंजीनियरों को कई हिस्से बंद रखने पड़ते हैं ताकि सिस्टम न जले। इसे वैज्ञानिक डार्क सिलिकॉन कहते हैं। यही कारण है कि अब वैज्ञानिकों का कहना है, मूर का नियम अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। जब पारंपरिक तरीके सीमित हो गए, तो वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटर की दिशा में सोचना शुरू किया। सामान्य कंप्यूटर 0 और 1 में काम करते हैं, जिसे बिट कहते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट होता है, जो एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकता है। इससे गणना करने की क्षमता हजारों गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जहां एक सामान्य कंप्यूटर को कोई समस्या हल करने में 1000 साल लगेंगे, वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर वही काम कुछ सेकंड में कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर अभी प्रयोगशालाओं तक सीमित है, क्योंकि क्यूबिट बहुत नाजुक होते हैं। थोड़ी सी गर्मी, कंपन या रोशनी से भी वे अपना डेटा खो देते हैं। इन्हें एंटेंगलमेंट में रखना पड़ता है, यानी अगर एक कण हिले तो दूसरा अपने आप बदल जाए, भले ही वे हजारों किलोमीटर दूर हों। आइंस्टाइन ने इसे कहा था, भूतिया असर दूरी पर, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। इसलिए स्थिर और लंबे समय तक चलने वाले क्वांटम कंप्यूटर बनाना बहुत मुश्किल है। क्वांटम के बाद वैज्ञानिकों ने एक और अद्भुत दिशा खोजी, डीएनए कंप्यूटिंग। 1924 में वैज्ञानिक लियोनार्ड एडलमैन ने यह साबित किया कि डीएनए का उपयोग डेटा और गणना दोनों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हल किया, यानी कई शहरों के बीच सबसे छोटा रास्ता खोजना। उन्होंने डीएनए के टुकड़ों को शहरों और सड़कों के कोड से जोड़ा, और जब सभी टुकड़े मिले तो उन्होंने खुद सही रास्ता बना लिया। इससे साबित हुआ कि जीवित अणु भी कंप्यूटर की तरह सोच सकते हैं। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक एरिक विनफ्री ने डीएनए की मदद से एक न्यूरल नेटवर्क बनाया, जो इंसानी दिमाग की तरह पैटर्न पहचान सकता था। इस कंप्यूटर ने डीएनए के कोड्स को पढ़कर यह पहचाना कि किस वैज्ञानिक ने कौन सा उत्तर दिया है। हालांकि यह प्रक्रिया 8 घंटे में पूरी होती थी, पर यह दिखाता था कि जैविक अणु
बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। भविष्य में ऐसे डीएनए कंप्यूटर कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में काम आ सकते हैं। अब वैज्ञानिक एक नए पदार्थ पर ध्यान दे रहे हैं, ग्राफीन। यह कार्बन की सिर्फ एक परमाणु मोटी परत होती है जो बहुत मजबूत, हल्की और बिजली की अत्यंत सुचालक है। ये सिलिकॉन से कहीं तेज काम कर सकती है, लेकिन इसकी चालकता इतनी अधिक है कि इसे ऑन ऑफ करना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक ग्राफीन की चालकता को नियंत्रित करने के तरीके खोज रहे हैं ताकि इसे नए कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किया जा सके। 2015 में मूर का नियम 50 साल का हो गया। गॉर्डन मूर ने खुद कहा था, यह कोई नियम नहीं था, बस एक अनुमान था जो सही साबित हो गया। फिर भी यही अनुमान आधुनिक कंप्यूटर क्रांति की जड़ बन गया। इंजीनियरों ने इसे चुनौती की तरह लिया और हर बार पहले से बेहतर तकनीक बनाई। अब सवाल यह है, क्या कोई नई भविष्यवाणी, न्यू प्रोफेसी हमें अगले तकनीकी युग में ले जाएगी? शायद हाँ, जब हम यह तय कर लेंगे कि कंप्यूटर का भविष्य वास्तव में कैसा दिखना चाहिए।